नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आया हुआ है, GE2 में पूछा गया है, लीनियर अलजेब्रा में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है P3R से P4R में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप P3 के P3R का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को ये टी क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है P4R के पॉलिनोमियल में, है ना। यानी कि P3R का कोई पॉलिनोमियल है तो उसको बदल रहा है P4R के पॉलिनोमियल में, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल में बदल रहा है जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री 3 थी यानी कि पावर 3 थी तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। और ये डिफाइन किस तरीके से किया है कि आप ये जो पहला वाला सेट है, इस सेट के एलिमेंट आप इसमें डालते हो, इस रूल में। ये जो रूल आपको दिया रहता है, इस रूल में ये पहले वाले सेट के एलिमेंट डालते हो। तो P3R का आप कोई भी पॉलिनोमियल डालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा कहा है ना। ये चाहे आप ऐसा समझ लो कि यहाँ से डालते हैं या यहाँ पर इसने डिफाइन भी कर दिया है कि P कहाँ से आ रहा है, P3R से, यानी इस सेट का कोई पॉलिनोमियल आप डालोगे, है ना, 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल डालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा है कि जो इंटीग्रेशन P है, ये जो साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ P को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि ये क्या यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है P3R से P4R में। और ये डिफाइन किस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि P3R का कोई पॉलिनोमियल डालोगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है फाइंड द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। फाइंड द मैट्रिक्स फॉर T। किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आप कैसे निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस P3R एंड P4R। ठीक है, तो P3R का भी स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता होना चाहिए और P4R का भी स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं कि हम लोग इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस P3R एंड P4R। फिर इसके बाद ये भी कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ तक इसको मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले तो मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर P3R और P4R की। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जो बेसिस है, बेसिस, या आप इसको ऐसा लिखो, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर P3R। ठीक है, P3R के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, ये सभी लोगों को पता होगा, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन कर रखा है वहां पर मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें करवाई हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ये होता है 1x, x² और x³ ठीक है, इस सेट को हम लोग B नाम दिए देते हैं। ठीक है, P3R के स्टैंडर्ड बेसिस को B कह देते हैं। यहां पर हम लोग फिर से लिख रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर P4R। ठीक है, तो P4R कहा ना, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर P3R एंड P4R। तो P4R का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि 1x, x², x³ x⁴। ये P4R का स्टैंडर्ड बेसिस है, इसको हम लोग C सेट कह देते हैं। ठीक है, अब हमको इन दोनों ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि आप ये जो रूल दिया है, इस रूल में एलिमेंट कहां से डालोगे, P3R से। जो पहला वाला सेट है ना, ये पहला वाला जो सेट है, इस पहले वाले सेट से आप एलिमेंट डालोगे। ठीक है, तो पहले वाले सेट P3R के लिए बेसिस दिया है ये B, तो आप यहां से आप इनको एक एक उठा करके यहां पर डालो, इस पर TP में, ये जो रूल दे रखा है। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको डालते हैं। तो सबसे पहले तो आप डाल दो 1 को डाल दो, तो 1 हमने ये डाल दिया। तो ये क्या कह रहा है कि 1 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन तो सबको पता है कि नहीं पता है। देखो, इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि जैसे आपके पास इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट है, ठीक है, dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाता है आपका c × x हो जाता है।
जैसे आपसे कहा गया है कि इंटीग्रेशन करिए x टू दी पावर n का, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है n इंटू, अच्छा इसका हो जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, यानी कि हम इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x को यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि आप P3R का कोई भी पॉलिनोमियल डालोगे तो वो कन्वर्ट होगा P4R के पॉलिनोमियल में। तो देखो हमने यहाँ पर P3R का पॉलिनोमियल डाला 1, तो ये कन्वर्ट होगा P4R के पॉलिनोमियल में, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0 इंटू 1, एक्स को है लिख रहा हूं मैं, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4, ये आएगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, टी लगाओगे, जब भी ये जो टी लगा दिया है T1, तो टी लगाने के बाद ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहाँ का पॉलिनोमियल मिलेगा, P4R का, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 4 होगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर x को P4 का पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 1 में t लगाया, ट्रांसफॉर्म किया, तो P4 का पॉलिनोमियल हमको ये मिलेगा। ये जो x आया ये P4 का पॉलिनोमियल आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर अब 1 डाला है, अब x डालो, तो जब x डालोगे तो tx हो जाएगा। ठीक है, तो tx का मतलब क्या है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इस फार्मूले से करो, x की पावर 1 से तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, यानी कि 2, और बटे में भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखोगे कि 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स टू दी पावर 4, ऐसा लिख दो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि x की पावर 4 तक ही आएगा, क्योंकि हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा डिफाइन किया है कि P3R से P4R में आ रहा है, तो P3R का हमने एलिमेंट डाला, तो ये हमको P4R का यहाँ पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर इसके बाद x हो गया, एक्स स्क्वायर डालो, तो जब एक्स स्क्वायर डालोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1, यानी कि x की पावर 3 और बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो x की पावर 3 है ना, तो 1 बाई 3 एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिख सकते हो इसको। ठीक है, x की पावर 3 बाई 3 को ऐसा लिख सकते हो। इसी तरीके से x की पावर 3 डालो अब, तो जब x की पावर 3 डालोगे तो t x की पावर 3, तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा x की पावर 3 का। ठीक है, तो इसका आ जाएगा x की पावर 4 बाई 4 इस फार्मूले से। ठीक है, तो x की पावर 4 बाई 4 को कैसे लिखोगे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 4 एक्स की पावर 4, ऐसा लिख सकते हो P4R के पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने P3R के पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड बेसिस को डाला और आपको मिला क्या, P4R के ये जो पॉलिनोमियल हैं ये आपको यहाँ पर मिल गए, ये सारे। ठीक है, अब मैट्रिक्स हमको कैसे फाइंड करना है, तो देखो मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये जो पॉलिनोमियल आया है इसको वेक्टर में बदल लो। तो वेक्टर में कैसे बदलोगे, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया होगा उन लोगों ने देखा होगा कि जैसे अब इसको वेक्टर में बदलना है, तो वेक्टर में कैसे बदलोगे, 0 1 0 0 0, तो यही लिख दो यहाँ पर 0 1 0 0 0। ठीक है, इसको वेक्टर में बदलना है, तो इसको वेक्टर में कैसे बदलोगे, 0 0 1 बाई 2 0 0, तो यहाँ पर लिख दो 0 0 1 बाई 2 0 0। ठीक है, अब इसको भी वेक्टर में बदलो, तो इसको कैसे बदलोगे, 0 0 0 1 बाई 3 0, तो 0 0 0 1 बाई 3 0। इसको कैसे बदलोगे, तो इसको बदलोगे 0 0 0 0 1 बाई 4, तो 0 0 0 0 और 1 बाई 4, बस आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स कैसे आएगी, देखो मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, अब यहां से मैट्रिक्स लिख सकते हो आप, यहां से लिख दो सीधे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर रहे हैं
और यहाँ पर देखो क्या कहा है, मैट्रिक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस P3R और P4R। तो P3R का जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो B है, और जो P4R का स्टैंडर्ड बेसिस है वो C है ना। तो ये मैट्रिक्स हो गई विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस B एंड C, हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स विद स्टैंडर्ड बेसिस P3R का है B और P4R का है C, तो ऐसा लिख देते हैं ABC। अब देखो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये वेक्टर निकाला है, इस वेक्टर को कॉलम बना करके लिख दो 0 1 0 0 0, यहाँ पर लिख दो 0 1 0 0 0। फिर दूसरा वाला क्या है 0 0 1 by 2 0 0, तो यहाँ लिख दो 0 0 1 by 2 0 0। फिर है 0 0 0 1 by 3 0 0 0 0 1 by 3 0। फिर है 0 0 0 0 0 0 0 और फिर लास्ट में है 1 by 4। तो ये मैट्रिक्स आ गई, और यही मैट्रिक्स आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था, है ना। तो कितना आसान है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड बेसिस पता है यदि, तो स्टैंडर्ड बेसिस लिखो, और ये जो यहाँ रूल रखा है तो स्टैंडर्ड बेसिस में जो पहला वाला सेट है इसके बेसिस को आप यहाँ पर डालो, और जो जैसा भी रूल दिया, यहाँ इंटीग्रेशन दिया है तो उसका इंटीग्रेशन करो, और उसको यहाँ से वेक्टर निकाल के सीधे मैट्रिक्स में रख दो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहा है, अब इसके बाद यहाँ पर कहा है यूज दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का यूज करके कैलकुलेट करो इसको। ठीक है, तो देखो इस मैट्रिक्स को कैसे यूज करके कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर लिखो नाउ वी कैलकुलेट t 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये है कि t 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 हमें जैसे कैलकुलेट करना है, इस मैट्रिक्स का यूज करना है ना। तो सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है। फिर इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ में देखो मल्टीप्लाई करो, ये यहां से लिखो -7 है तो -7 लिख दो। फिर x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 लिख दो। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है तो -5 लिख दो। फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दो, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तब देखो मल्टीप्लाई करना मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर आपको। सबसे पहले तो ABC, तो ये वाली मैट्रिक्स इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 0 0 1 by 2 0 0। फिर 0 0 0 1 by 3 0। फिर है 0 0 0 0 और 1 by 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिख ली। इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख लो -7 6 -5 और 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर डालो। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करना सबको आता है मैट्रिक्स का, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 0 0, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इस रो में आओ, इस रो का इस कॉलम के साथ करो तो फर्स्ट एंट्री 1 है तो फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एंट्री से हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बाकी 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे तो -7 आ जाएगा। फिर इसमें आओ, तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करोगे तो 1 by 2 है सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पर मल्टीप्लाई होगा 6 से तो केवल 3 आ जाएगा, बाकी तो 0 ही है, तो बाकी को 0 करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है 0 0 0, थर्ड प्लेस पर 1 by 3 है तो यहाँ पर थर्ड प्लेस पर है -5, तो केवल इसी का मल्टीप्लाई होगा थर्ड का थर्ड से, बाकी तो सारे 0 है तो 0 ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/3। फिर यहाँ पर ये फोर्थ एंट्री 1 by 4 है, यहाँ पर 4 है तो इस रो का इस कॉलम से करोगे तो मल्टीप्लाई होकर के आएगा 1। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो, अब इसको कैसे लिखोगे, आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर किया था कि ये जो पॉलिनोमियल आया था इसको आपने किस में बदल दिया था, इसको आपने बदल दिया था वेक्टर में, है ना, कोऑर्डिनेट में बदल दिया था, कोऑर्डिनेट वेक्टर में बदल दिया था। तब क्या करोगे, इस वेक्टर को आप फिर से कन्वर्ट कर दो किसमें, पॉलिनोमियल में। तो ये जो वेक्टर आया है इसको फिर से कन्वर्ट कर दोगे किसमें, पॉलिनोमियल में आप कन्वर्ट कर दोगे। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखो, देखो नाउ
नाउ वी कन्वर्ट बैक टू कोऑर्डिनेट वेक्टर टू पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो। तो जब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करोगे तो देखो कैसे लिखोगे इसको। देखो यहाँ पर आपका कि ये चल रहा था ना, ये चीज है, आपने इतनी निकाली है, तो इसको पहले लिखो। यहाँ पर आपने निकाला t 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 7, ये निकाल लिया। ये आपका ये चीज आ गई, ये वेक्टर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो यहाँ पर देखो, ये जो सबसे बाद में लिखा हुआ था, ये जो सबसे बाद में लिखा हुआ था 1/4, ये किसका कोफिशिएंट था? x की पावर 4 का कोफिशिएंट था, जो सबसे बाद में लिखा हुआ है ना। जो सबसे बाद में लिखा हुआ है वो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी देख लो इसी तरीके से, जो सबसे बाद में लिखा हुआ है 1, तो ये 1 किसका कोफिशिएंट होगा? x की पावर 4 का, तो ये x की पावर 4 लिख दो। फिर ये -5/3 किसका कोफिशिएंट होगा? x की पावर 3 का, तो यहाँ पर लिख दो -5/3 x³। फिर ये 3 किसका कोफिशिएंट होगा? x² का, तो ये हो जाएगा 3x²। फिर ये -7 किसका कोफिशिएंट होगा? x का, तो -7x। और फिर 0 किसका कोफिशिएंट होगा? ये तो स्केलर है, तो 0 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, है ना। 0 का तो कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड करोगे। तो ये चीज भी आपको फाइंड करने के लिए कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, तो आपने ये चीज फाइंड की, इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन, मैट्रिक्स फाइंड करने वाले, कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फाइंड करिए, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये आया भी था क्वेश्चन। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान देखो क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा यदि इसको सीख लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन सारे कर ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू।